और चलिए सीधा आपको कानपुर लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे जी, लोकप्रिय सांसद श्री सत्यदेव पचौड़ी जी, अकबरपुर के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, कानपुर से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री रमेश अवस्थी जी, माननीय विधायकगण श्री महेश त्रिवेदी जी, सुरेंद्र मैथानी जी, सलील बिश्नोई जी, अविनाश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित कानपुर नगर और अकबरपुर से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं इस पावन धरा को, जिसे मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो, जहां पर मां गंगा के आशीर्वाद से उर्वरता भी है और उद्यमिता भी है, क्रांति की धरा भी है और देश की विकास की ऊर्जा को भी आगे बढ़ाने वाली धरा है। ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव का चतुर्थ चरण का प्रचार आज सायंकाल बंद हो जाएगा। 3 चरणों के चुनाव हो गए हैं। 285 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चतुर्थ चरण में कानपुर और कानपुर देहात की जनता को भी निर्णय लेना है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर वर्तमान में एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार और अब की बार जब फिर एक बार मोदी सरकार की बात जनता की ओर से आ रहा है तो साथ साथ यह भी संकल्प है कि अब की बार 400 पार में ये दोनों लोकसभा सीट भी होंगी। 400 पार में कानपुर भी और अकबरपुर की सीट भी होगी। आप सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं? बहनों और भाइयों, ये अचानक देश के अंदर ये उत्साह अचानक नहीं दिख रहा है। 10 वर्ष में मोदी जी ने बिना रुके, बिना टिके, बिना थके देश की जो अहर्निश सेवा की है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। अलग विषय है कि चुनाव आते हैं, चुनाव के दौरान विपक्षी दलों के लोग भी अपनी बात को रखेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन के सामने पहले से तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें राष्ट्रहित में मोदी जी के समर्थन में फिर से खड़ा होना है। बहनों और भाइयों, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई संदेह नहीं, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं बचा है। हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि मोदी जी ने देश को दुनिया में सम्मान दिलाया है, मोदी जी ने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है,
मोदी जी ने देश के अंदर विकास के कार्यों को एक नई गति दी है। मोदी जी ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडी गठबंधन है, बहन और भाइयों, ये इंडी गठबंधन अपनी नकारात्मक राजनीति के कारण लगातार अपनी विश्वसनीयता को खो रहा है। कांग्रेस हो या सपा, इन दोनों की नकारात्मक राजनीति है। ये लोग भारत के हितों की नहीं, इनको पाकिस्तान के हितों की चिंता होती है। इन्हें भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान का चिंता नहीं, इनको तो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने की चिंता होती है। इनकी चिंता आपकी आस्था और भारत की विरासत के सम्मान का नहीं, इनकी चिंता तो थी कि जैसे भी हो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग चाहते थे। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे किस प्रकार का माहौल पूरे देश के अंदर है। 2014 के पहले देश के अंदर विस्फोट होते थे, आतंकी विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग और जवान हमारे शहीद होते थे। 2014 के बाद कहीं आतंकी विस्फोट सुना आपने? हो भी नहीं सकता, क्योंकि आतंकवाद की नाभि पर प्रहार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज आतंकवाद नहीं, नक्सलवाद नहीं, बल्कि अगर कहीं जोर से पटाखा भी फट जाए ना, तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि नहीं नहीं, मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर देर कर दी तो कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो इस नए भारत की इस ताकत का एहसास आज दुनिया कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज जब दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, विकास के नए नए कार्य हो रहे हैं, और कानपुर को तो क्या कहना, हाईवे भी, एक्सप्रेसवे से भी और मेट्रो की सुविधा के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर की सुविधा भी आपको यहां प्राप्त हुई है। नमामि गंगे के क्षेत्र में जो कार्य किया गया है, उसका लाभ कानपुर को सर्वाधिक प्राप्त हुआ है। अब हम भी कह सकते हैं कि हमारी विरासत की प्रतीक मां गंगा अविरल है, निर्मल है। कानपुर के सीसा मऊ में और जाज मऊ में गंगा की धारा को अविरल और निर्मल करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सफलता प्राप्त की है। बहनों और भाइयों, आज IIT, IIM, एम्स, IIIT, NIT और हर घर नल की जैसी योजनाएं भी देश के अंदर लागू हो रही हैं। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती ही नहीं। देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा। और बहनों और भाइयों, केवल यही नहीं, अन्नदाता किसान के लिए किसान सम्मान निधि है, हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण हुआ है, स्वस्थ ईंधन के रूप में LPG के सिलेंडर 10 करोड़ परिवारों को मिले हैं, तो 4 करोड़ लोगों को घर भी मिले हैं। बहनों और भाइयों, विकास और गरीब कल्याण के साथ साथ स्वतंत्र भारत की पहली सरकार है जिसने बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, अनवरत कार्य करते हुए आपकी आस्था को सम्मान दिया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना, कानपुर के कितने लोग गए वहां?
अयोध्या में कितने लोग दर्शन करने के लिए गए? अब तो नई अयोध्या पे आपको गर्व की अनुभूति होती कि नहीं होती है? अयोध्या कैसे लगती है? अच्छी लगती है ना? तो बहनों और भाइयों, इसी अयोध्या के बारे में कांग्रेस के एक बुद्धिदाता हैं, वे कहते हैं, कांग्रेस के एक बुद्धिदाता हैं, वे कहते हैं कि भारत में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। आपने सुना ना? और समाजवादी पार्टी के महासचिव ने क्या कहा? कहा राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। कांग्रेस ने इससे पहले क्या कहा था? कांग्रेस ने इससे पहले कहा था, क्या कहा था? कहा था राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, ये कांग्रेस कहती है। और बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते थे? अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये इनके वक्तव्य थे ना। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। आप मुझे बताइए, जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का समर्थन कर रहे हैं, क्या इनको सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए? क्या ये लोग सत्ता में आएंगे? और सत्ता में आएंगे तो फिर क्या करेंगे? आतंकवाद का पुराना दौर फिर वापस आएगा। आज जो एक परिवर्तन आपको दिखाई देता है देश के अंदर, बहनों और भाइयों, यह सच है कि मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है क्योंकि आपने या मतदाताओं ने एक एक वोट की कीमत को समझा है और मोदी जी को बार बार चुन करके भेजा है। जब बार बार चुन करके भेजेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कारिक परिणाम भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। चुनाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक तरफ राम भक्त हैं, एक तरफ रामद्रोही हैं। एक के लिए परिवार का हित महत्वपूर्ण है और दूसरे के लिए राष्ट्र का हित महत्वपूर्ण है। जो राम भक्त हैं उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, जो परिवार के भक्त हैं उनके लिए रामद्रोही परिवार के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं। हम देश की सत्ता मोदी जी को इसलिए सौंपना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनेगा। कांग्रेस और इंडी गठबंधन इसलिए सत्ता छीनना चाहती है जिससे वे अपने परिवार का हित कर सकें। और इसलिए बहनों और भाइयों, राष्ट्र हित और परिवार के हित में होने वाले इस चुनाव में, राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में होने वाले इस चुनाव में, आतंकवाद के खिलाफ सख्ती की कार्रवाई और आतंकवाद के प्रति सॉफ्ट भाव रखने वाले लोगों के बीच में चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हमें सुरक्षित और समृद्ध भारत चाहिए तो मोदी जी को तीसरा कार्य आवश्यक है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, कानपुर की इन दोनों सीटों के लिए आपसे समर्थन मांगने के लिए आए हैं। हमारे दोनों प्रत्याशी यहां पर हैं, रमेश अवस्थी कानपुर से और भोले जी हैं आपके कानपुर देहात यानी अकबरपुर से। आप इन दोनों को विजयी बना के भेजेंगे? भाई जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, दोनों हाथ ला करके मुझे बताइए, सभी लोग अपना आशीर्वाद देंगे? आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है इस चौथे चरण के चुनाव में। और बहनों और भाइयों, कल आप घर घर जा पाएंगे। मेरी अपील होगी कानपुर और कानपुर देहात के मतदाताओं से, घर घर जाइए, मोदी जी का प्रतिनिधि बनिए। मोदी जी का संदेशा कि राम मंदिर की तर्ज पर
अन्य स्थलों पर भी पुनरुद्धार के अभियान को हम आगे बढ़ा सकें, विरासत को आगे बढ़ा सकें। सुशासन और सुरक्षित भारत के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल चाहिए। आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर घर जाएंगे, कमल खिलाएंगे, चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जलपान के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। बहनों और भाइयों, एक तो ये काम करना है, दूसरा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो गलत फहमी और गलत यानी अफवाह फैला रही है कि भाजपा आएगी तो संविधान बदलेगी, उनसे पूछना। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष से शासन कर रही है। मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ बनाए कि नहीं बनाए? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव भी व्यक्त किया। और यही नहीं, कांग्रेस को जब भी अवसर मिला उसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। कांग्रेस ने सबसे पहला संविधान में संशोधन किया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रौंद करके। ये कांग्रेस के द्वारा किए गए साजिशें हैं। कांग्रेस लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के साथ खिलवाड़ करती रही है। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप देख लीजिए, यूपीए सरकार के समय इनके कारनामों को देख लीजिए। इन्होंने ओबीसी और अनुसूचित जाति के अधिकारों में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास किया था। रंगनाथ मिश्रा कमेटी और जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी इस बात का उदाहरण है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस को और उनके गठबंधन को फिर से सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश का अहित करेंगे। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। बना के भेजेंगे ना? तो बहनों और भाइयों, फिर अब रमेश अवस्थी कानपुर से और अकबरपुर से देवेंद्र भोले जी हमारे प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में कमल खिलाने का काम करेंगे और अगले 2 दिन का उपयोग करेंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप लाइव सुन रहे थे कानपुर से, जहां पर चुनावी जनसभा को अभी अभी उन्होंने संबोधित किया और कई बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर का समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। विपक्ष के लिए परिवार ही सब कुछ है और विपक्ष के लोग भ्रम फैला रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। उधर अब से थोड़ी ही देर में सीएम योगी उन्नाव में भी चुनाव प्रचार करेंगे और सीएम के स्वागत के लिए कई बुलडोजर खड़े हुए हैं। रामलीला मैदान में सीएम साक्षी महाराज के समर्थन में जनसभा करेंगे। तो वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जहां दूसरी जगह पर मुख्यमंत्री के पहुंचने की तैयारी हो चुकी है। और ये देखिए, बुलडोजर, कई बुलडोजर यहां पर सीएम के स्वागत के लिए खड़े किए गए हैं। थोड़ी ही देर में यहां पर भी चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी पहुंचेंगे। तो आज कई जनसभाएं हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम को 6 बजे थम जाएगा और उससे पहले लगातार आज पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी अलग अलग जगहों पर जनसभा, अभी अभी आपने कानपुर में सुना उन्हें लाइव, और अब थोड़ी ही देर में उन्नाव पहुंचेंगे और उन्नाव में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज यूपी में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। सीएम पुष्कर धामी ताबड़तोड़ जनसभाएं आज करेंगे। जौनपुर, बहराइच और लखनऊ में सीएम बीजेपी उम्मीदवारों के लिए जनसभाएं और रोड शो करेंगे। जनता से बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे।
यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद मंदिर से लेकर 2 किलोमीटर तक पैदल मार्ग में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ से चारों तरफ श्रद्धालुओं का जाम लग गया। पुलिस और प्रशासन भले ही भीड़ को काबू करने में जुटा हुआ है, लेकिन हालात इस कदर हैं कि पैदल मार्ग में ही 4 घंटे तक जाम लगा रहा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सीमित संख्या होने के बाद हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं, जिससे प्रशासन के पसीने छूटते नजर आए और यात्रा व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया। जो आने जाने का कम से कम रास्ता दो होना चाहिए, क्योंकि यही जरूरत है ना। मैक्सिमम लोग ये 60 प्लस के आसपास की एज वाले आते हैं, तब मैं भी 60 प्लस वाला। मैं जम्मू से हूँ, सुबह से लाइन में लगा हूँ, दर्शन किए, वहाँ पे भी कोई उसका तरतीब नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आगे जब दर्शन करके वापस जा रहे हैं तो भी कोई तरतीब नहीं है। वो प्रशासन पता पुलिस है ही नहीं है कि कहाँ पे है जो हमारे इसको कंट्रोल करे। रही है प्रशासन बिल्कुल यहाँ पे नाकाम हो रहा है, ना तो आने का रास्ता है, ना जाने का रास्ता है, ना ही पब्लिक को रोका जा रहा है, प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है। इतनी परेशानी है वहाँ पे, असल मेंटेनेंस जीरो मेंटेनेंस है। एक लाइन में तो जाना चाहिए, वहाँ घुसे तो जिंदा आते कि नहीं आते वो भी परेशानी है। देखिए मैं इन्हेलर बार बार लेते लेते आ रही। जानकारी के लिए बलबीर परमार हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से जुड़ गए हैं हमारे साथ। बलबीर, लगातार अब क्योंकि यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है, अब यात्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है, ऐसे में प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे भीड़ को कंट्रोल किया जाए, कैसे श्रद्धालुओं को तमाम सुविधाएं दी जाएं। क्या स्थिति है अभी वहां पर, जरा बताइए। बिल्कुल, जो यमुनोत्री जो यात्रा है 5 किलोमीटर की पैदल सफर तय करके जो यात्री है यमुनोत्री धाम पहुंचते हैं, पर वहां पे जब बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो लगभग हमने कल भी देखा था, आज भी देखा है कि लगभग 2 किलोमीटर का जाम का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। और स्थिति ऐसी कि निकलने तक के लिए रास्ता नहीं बच रहा है। जो यात्री मंदिर को जा रहे हो, जो आ रहे हैं, उन्हें धक्का मुक्की करके ही निकलना पड़ रहा है। तो बड़ी समस्याओं का सामना जो यात्री है उन्हें करना पड़ रहा है। और जिस तरह से यात्री कह रहे हैं कि प्रशासन द्वारा व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, पर भीड़ जिस तरह से इस धाम यमुनोत्री धाम में आई है पिछले आज की या कल की हम बात करें, जब से कपाट खुले तो कंट्रोल होती नजर नहीं आ रही, जिससे क्या हो रहा है कि जो यात्री है उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीमित संख्या होने के बावजूद भी अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो काफी गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से मौसम भी बन रहा है, बारिश के भी हालात लगातार बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को प्लान बनाना पड़ेगा ताकि कोई घटना ना घट पाए इसी कंडीशन में, और जो यात्री है वो सही से यात्रा कर पाए और एक निर्धारित संख्या ही यमुनोत्री धाम के लिए ठीक रहेगी, जिससे जो यात्री है वो सही से यात्रा कर पाए। क्योंकि 5 किलोमीटर का जो ये सफर है काफी कठिन सफर है, और जिस तरह से भीड़ यात्रियों की पहुंच रही है, क्योंकि जाम की स्थिति भी कई जगह बन रही है। और फिर क्या हो रहा है कि जब जाम खुल रहा है तो एक साथ गाड़ियां बड़ी संख्या में पहुंच रही है और जो यात्री है वो धाम को पहुंच जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका बलबीर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चारधाम यात्रा और रजिस्ट्रेशन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में रजिस्ट्रेशन काउंटर लगा दिए गए हैं। पर्यटन विभाग की ओर से यहां पर 20 रजिस्ट्रेशन काउंटर लगाए गए हैं। हालांकि 20 काउंटर लगाए जाने के बाद भी यहां पर चारधाम यात्रा की तैयारियों के बीच यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। लोग घंटों लाइन में लगकर चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जिला पर्यटन अधिकारी का कहना है कि 3 दिनों तक जिला पर्यटन कार्यालय परिसर में रजिस्ट्रेशन काउंटर चलाया गया, लेकिन वहां पर जगह कम होने के चलते बड़े मैदान में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई है। लगातार कि वहाँ हरिद्वार से हो जाएंगे, कोई कह रहा ऋषिकेश से हो जाएंगे, मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को चाहिए जब ये चारधाम यात्रा शुरू हुई होनी है, इस तारीख में होनी है, क्यों नहीं व्यवस्था, क्यों डिपार्टमेंट क्यों नहीं है? मंत्री ने उस परिवहन मंत्री ने इस बात पर वो काम किया। काउंटर ज्यादा बनाने चाहिए थे। कभी किसी का लैपटॉप नहीं चल रहा, किसी का मोबाइल नहीं चल रहा, कुछ कोई व्यवस्था नहीं। आदमियों की देखे सुबह से छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो वहाँ पर जो है किसी तरह की अधिक संख्या की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन्हीं समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए इसी खुले मैदान में ये इतनी बड़ा पंडाल और संख्या में 20 काउंटर का डिसीजन डीएम साहब ने दिया।
आज से ऋषिकुल ग्राउंड में यहाँ चारधाम के लिए रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, सुविधा है, उसको शुरू कर दिया गया है और काफ़ी अच्छा बड़ा यहाँ पर पंडाल लगाया गया है और देखा जा सकता है कि हज़ारों की संख्या में जो यात्री हैं वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यहाँ मौजूद हैं। 20 काउंटर पर्यटन विभाग की ओर से लगाए गए हैं, लेकिन बावजूद उसके जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, जो यात्रियों की जो भीड़ का दबाव है, उसके सामने जो ये व्यवस्था है वो आज के दिन जो पहला दिन है ऋषिकुल ग्राउंड में, उस दिन वो नाकाफ़ी साबित होती हुई नज़र आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोग हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है और जो लोग हैं वो घंटों से यहाँ पर जमा है, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुँचे हुए हैं, इसलिए वो लोग थक कर बैठ गए हैं। आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह 5 बजे से 6 बजे से जो लोग हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं और रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कई लोगों के जो रजिस्ट्रेशन है वो सरलता के साथ, सुगमता के साथ हो जा रहे हैं, लेकिन कई लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है, बैरंग लौटना पड़ रहा है, उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। मसूरी में सड़क हादसे में एक स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बारलोगंज के पास एक कार स्टीयरिंग लॉक हो गया और कार बेकाबू हो गई, जो दूसरी सड़क पर जा रही स्कूटी से टकरा गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। एक गंभीर घायल को हायर सेंटर भेजा गया, जबकि दूसरे को फर्स्ट एड देकर घर भेज दिया गया। इनको गाड़ी ने हिट कर दिया था, उसके बाद इनकी टैक्सी में लेके आए थे यहाँ पे, तो सिर में काफ़ी गहरी चोट थी। इनिशियल हमने फर्स्ट एड दे दिया था, बट क्योंकि काफ़ी गहरा चोट है और ब्लड प्रेशर भी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था, इसलिए इनको न्यूरो सर्जन के लिए देहरादून को रेफर किया गया, मेडिकल कॉलेज के लिए, वहाँ पे न्यूरो सर्जन मैनेज कर। यमुनोत्री गंगोत्री से केदारनाथ रूट पर सड़कों का काम प्रशासन अब शुरू कर रहा है, जब यात्रा शुरू हो गई है। रुद्रप्रयाग में तिलवाड़ा से आगे सड़क खस्ता हाल में है। दरअसल ऊपर की रोड कटिंग का मलबा नीचे वाली सड़क पर फेंका जा रहा है और फिर उस मलबे को बरसाती नाले में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को दिक्कत आ रही है और कई बार जाम के हालात भी बन रहे हैं। चारधाम रूट का ये अहम रोड है, क्योंकि हम इसे अहम सड़क इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब भी कोई भी यात्री गंगोत्री यमुनोत्री से दर्शन करके फिर केदारनाथ की ओर बढ़ता तो इसी रूट का प्रयोग करता है। ये अहम रूट माना जाता है चारधाम रूट में। लेकिन आप देख सकते हैं इस रूट की कितनी दुर्दशा चल रही है। यहाँ पे अभी हम तिलवाड़ा से करीब करीब 10 किलोमीटर आगे हैं, मनरी घाट का एक इलाका पड़ता है और यहाँ पे जो लगातार आप देख सकते सामने जेसीबी भले ही अभी काम करने लगा है, लेकिन ये जो बताया जा रहा है कि ऊपर कोई सड़क बन रही है, उस सड़क का मलबा पहले यहाँ फेंका जा रहा है और उसके बाद ये मलबा नीचे एक जो छोटा सा गदेरा है वहां ये फेंका जा रहा है। आप देख सकते हैं ये इस रोड को बनने के कारण ये पूरा जो यहाँ पे एक पैच था, गदेरा एक जाने की पानी का एक पूरा स्लोप था, ये पूरा एक फिलहाल ढक चुका है, यानी दब चुका है। और इससे आप देख सकते हैं सामने लंबी लंबी कतारों में वहां पे गाड़ियां, आप देख सकते हैं कि लंबी कतार है जो वहां पे गाड़ियों की लगी है और एक कतार इधर है जो यहाँ पे लोग यहाँ पे परेशान हैं। बताया जा रहा है करीब 1.5 से 2 घंटे से यहाँ पे लगातार ये काम चल रहा है। ये स्थिति तब है जब यात्रा शुरू हुई है, यानी कि यात्रा अब पीक पे चलने वाली है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने किस प्रकार से अपना काम किया है इसका ये प्रमाण हम आपको दिखा सकते हैं। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 केदारनाथ धाम रोड। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।